अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बायोलॉजी एग्जाम सीरीज को एंजॉय भी कर रही होंगी, अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रही हैं। जो स्टूडेंट पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं कि सॉल्व पास्ट पेपर के जरिए से बायोलॉजी के एग्जाम की तैयारी हमने शुरू कर दी है। बेशक अभी हमारा सिलेबस रहता है, हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने सॉल्व पास्ट पेपर के जरिए से अपने एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा सेकंड पार्ट है। आपको याद है ना कि हमारा टारगेट क्या था? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने कितने नंबर हासिल करने हैं? तो हमारा टारगेट पूरे 10 नंबर लेने का है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के जरिए से हम देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे 10 नंबर हैं और इंशाल्लाह हमने पूरे 10 नंबर हासिल करने हैं। तो चलो बच्चों, अपनी कॉपी पेंसिल के साथ तैयार हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are bioelements? Name the elements which occur in trace in human body. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछी गई है कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट्स ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो उनका भी उनके नाम पूछे गए हैं आपसे। बायो एलिमेंट्स को पहले देख लें। एलिमेंट्स विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोएलिमेंट्स। ये नाम से जाहिर है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं उनको बायोएलिमेंट्स कहते हैं। ओवरऑल नेचुरली 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इन 92 में से ओनली 6 ऑफ them are commonly used in forming the chemical compounds from which living organisms are formed, and these 16 elements are called bioelements. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी। पहले आपने ये बताना है जो तमाम एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं आप उनको बायो एलिमेंट्स कहेंगे, और फिर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि नेचुरली 92 केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह में मौजूद होते हैं। इस वजह से इन 16 एलिमेंट्स को ही सिर्फ आप बायो एलिमेंट्स कहेंगे। फिर कुछ इसमें ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेस में पाए जाते हैं। तो ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, द ट्रेस एलिमेंट्स विच मेक 1% ऑफ बॉडी मास आर पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो ये सारे नेम वगैरह आपने दे देने हैं। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हो गया और इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। अच्छा, इसमें बायो एलिमेंट्स के को के नीचे नेम दिए हुए थे तो मैंने ऊपर एग्जांपल नहीं दी। अगर आप चाहें तो आप ऊपर भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यानी आप लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनके भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपने बायो एलिमेंट्स की एग्जांपल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह भी मेंशन कर देना है ताकि आपका एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको पूरे नंबर देने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। माइक्रो नाम से जाहिर है कि माइक्रो छोटे होंगे और मैक्रो बड़े होंगे। डेफिनेशंस में बिल्कुल सेम वही चीज है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया जब भी डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आएगा आपने दरमियान में लाइन लगानी है और लाइन की दोनों साइड्स पर अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में देखें कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। डिफरेंस सिर्फ लो और हाई में है। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि माइक्रो स्मॉल चीज होती है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मैक्रो बड़ी चीज होती है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। माइक्रो एलिमेंट्स की एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की एग्जांपल आप दे सकते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी इस किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल आपके जहन में आप एग्जांपल दे सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने दो एग्जांपल्स ऐड कर दी हैं, जिसको भी आप नोट कर लें। इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वाटर है, अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, लेकिन इसके कंपैरिजन में एलानिन एक अमाइनो एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 89 है, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है।
तो ग्लूकोज एंड एलानिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे और वाटर माइक्रो में आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो बहुत आसान सा सवाल था ये, अगर आप एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा नंबर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नेम मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये पिछले क्वेश्चन में हम एग्जांपल दे चुके हैं तो उससे रिलेटेड है। मैक्रोमोलिक्यूल्स के आपने नाम बताने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस फॉर सेल। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो ये आपने नाम बता देने। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनकी? सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? दे मेक अप द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में आप कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं, जिस तरह से आपको पता है कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में आ गया। या इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो मुख्तलिफ ही चीजें इन्वॉल्व हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में। सेकेंड इज दिस स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। हमने कोई ऐसा पढ़ा था, हमने कोई ऐसा एक पूरा चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, याद आ रहा है ना आपको? आपने एंजाइम्स पढ़े थे और एंजाइम्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, दीज आर बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब था ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। तो दूसरा जो पॉइंट था, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो इसमें ये जो मैक्रोमोलिक्यूल ऊपर आपका प्रोटीन है वो इन्वॉल्व हो गए आपके केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, दे हैव एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर भी होती हैं। आप उनमें से इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में ले सकते हैं और जो भी प्रोटीन वगैरह बनाने हो आपका सेल बना सकता है। तो ये यकीनन डीएनए की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपने अपने जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बता देनी है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन और जो सेल ऑर्गेनेल होता है इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सेम आपने लाइन लगा के लिखना है। ऑर्गन की डेफिनेशन देखिए, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स, यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस वक्त बनेगा when different tissues with related function assemble together to carry out their function with great efficiency। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब नीचे देखिए, एग्जाम्पल में हार्ट एंड स्टमक है। चले हम स्टमक को ले लेते हैं, ठीक है। यानी स्टमक की हम बात करें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कब बना है, जब डिफरेंट तरह के टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन था। अब स्टमक के अंदर आपको पता है कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। स्टमक की म्यूकोसा होती है, उससे म्यूकोस मेम्ब्रेन रिलीज होती है, उसमें और बहुत सारे जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स वगैरह होंगे। फिर इसके अलावा उसमें मसल की भी तो होगी, क्योंकि स्टमक की जो वॉल्स है चलने मूवमेंट भी करनी होती है। तो डिफरेंट तरह के हो गए सेल्स, कुछ एंडोथीलियल्स हैं, कुछ जो है वो इसमें आप समझ एंडोक्राइन किस्म के सेल्स भी हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीजिंग हैं। तो डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज हैं वो अब असेंबल्ड हो गए हैं, एक ही जगह पे आ गए हैं, उन्होंने मिलकर एक स्टमक बना दिया है। और इस सारी चीज़ों का मकसद क्या था? टू कैरी आउट देयर फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, ताकि वो सारे एक ही जगह पे हों और वहाँ पे अपना काम वो इकट्ठा एक साथ कर सकें। अब अगर आप इमेजिन करें कि आपका जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड ना होते और वो कहीं और होते, तो क्या वो कहीं और से वो काम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, या एक ही जगह पे सारे मौजूद हो के काम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? तो इस तरीके से ऑर्गन की डेफिनेशन को हम एक दफा फिर एक जस्ट जो है वो देख लेते हैं। इसमें क्या था? इट इज अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म व्हेन डिफरेंट टिश्यूज विद रिलेटेड फंक्शन assemble together to carry out their function with great efficiency। इसमें आप किसी भी अपने बॉडी ऑर्गन की एग्जांपल दे सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने हार्ट एंड स्टमक की दे दी है। इसके बाद ऑर्गेनल के, ऑर्गेनल आपने बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ी हुई हैं चैप्टर 4 के अंदर। सेल के अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम्स आपने पढ़े होंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है, लाइसोसोम्स पढ़े हैं, इस तरह के बहुत सारे आपने सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किए हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
ऑर्गेनेल इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। पहली बात तो क्लियर हो गई, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड वैरायटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर का एक स्ट्रक्चर है और डिफरेंट तरह के डिफरेंट तादाद के जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं, मिलके एक ऑर्गेनल्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। राइबोसोम आपको पता है जी, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। दोनों क्या है अभी आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो इस तरीके से ऑर्गेनल की डेफिनेशन भी हमने देख ली। ये सेल है आपके सामने और इसमें से आप कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एडिशनल 2-3 और लिखना चाहें, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऐड कर सकते हैं, आप वैक्यूल ऐड कर सकते हैं, गोल्जी एपरेटस आप ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसमें दी हुई है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनल है वो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। और जो ऑर्गन होता है, स्टमक की मैंने आपको एग्जांपल दी कि बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, अब यहाँ पे एक टिश्यू का जिक्र किया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल मसल, इस किस्म के बहुत सारे जो टिश्यूज हैं वो मिलेंगे तो फिर एक ऑर्गन बनेगा। इसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को आपने डिफाइन करना है। ये जब आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया होगा अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसमें सब अटोमिक अटोमिक इस तरह से आप चलते चलते बिल्कुल जो एंड वाला लेवल था दैट वाज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जमीन का ये वो हिस्सा है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे जो जमीन के अंदर भी हैं और जमीन के फिर जैसे ट्रीज हैं, कुछ लॉन्ग भी होंगे। तो जहां जहां तक लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जमीन के ऊपर, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। और फिर सिर्फ हम लिविंग को नहीं देखेंगे बल्कि उसमें लिविंग नॉन लिविंग वो सारी चीजें बायोस्फीयर के अंदर आ जाएंगी। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। डेफिनेशन है और डेफिनेशंस आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करनी है ताकि कोई भी चांस ना मिले एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई है और यकीनन आपने सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लिए। अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता अपने बायो के नोट्स तैयार होते जाएंगे और अब तक आपके 10 क्वेश्चन उसमें ऐड हो चुके होंगे। 10 नहीं बल्कि ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको कहा था मेन फील्ड ऑफ बायोलॉजी जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपने याद करनी है। तो इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन बहुत आसानी से अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।